I secured a 100 percentile in JEE Mains 2026 January session. I joined the Quizzer test series. The test series was very relevant and covered everything in a lot of depth. The question quality was also very relevant and close to the JEE Main exam level. इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे और रेलेवेंट है. The questions in the test series were very relevant. The papers were very relevant. Extremely relevant. Extremely relevant. Very relevant. Really relevant. Very relevant. 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक. कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा इन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए. हमारी जो सीरीज चल रही है बच्चों, ब्रिज कोर्स जो आपका यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो 11वीं से 12वीं में जाने वाले हैं, क्योंकि 12वीं में आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स विच इज कैलकुलस. और कैलकुलस के लिए ये बेस वर्क क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. हमने इसके पहले वेवी कर्व मेथड डिस्कस किया जो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में हेल्प करता है. फिर मॉडुलस फंक्शन, लॉग फंक्शन हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी. आई होप आपने उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लिया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस these two functions, greatest integer function and fractional part function. इन दोनों में खास बात क्या है कि यार ये फॉर द फर्स्ट टाइम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हैं. ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब इनका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो इसे टूटा हुआ ग्राफ बनता है इसका, राइट. सो दैट्स द रीजन कि यार ये आपके जो फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पर क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो लॉग फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन से एकदम अलग क्वालिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं. एंड कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे इनका ही यूटिलाइजेशन ज्यादा करके आता है, राइट. सो हम सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे, बट ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यार इंपॉर्टेंस क्या है, अभी क्यों पढ़ना जरूरी है. बिफोर यू स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th आपने ये वीडियो क्यों देख लेना चाहिए. अगर आपने ऑलरेडी क्लास 12 पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अब आपकी वीडियो यहाँ पर आपके पास में पहुंची है, देन आप ऑलरेडी लेट हैं. ध्यान से देख लो, जो भी सीखना है पहले सीख लो ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलस पढ़ने में दिक्कत ना हो. जैसे यहाँ पर लिखा है आपके यहाँ पर जो है फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो आपका सेक्शन है वहां पे बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर बनाए जाते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एक पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है जहां पर हमें इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट्स को स्प्लिट करके यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है. उसके अंदर जीआईएफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रेगुलर बेसिस पे नजर आता है, ठीक है ना. लिमिट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फंक्शन, क्योंकि ये ना एकदम से बेरहमी दिखाता है, ठीक है ना. अगर आप यहाँ पे इंटीजर से थोड़ा सा भी छोटा इनपुट अगर यहाँ पे बोलते हो तो जीआईएफ फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो उसको एकदम से 1 यूनिट कम कर देता है, राइट. ये सारी चीजें आप डिस्कस करना जब आप एक्चुअल टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये डिस्कशंस जो है थोड़े से और याद आने चाहिए. अभी ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई जस्ट वांट टू शो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कि यार कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इन सब आइडियाज का. एंड ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आप मिस करते हुए यहाँ पर अगर अपनी पूरी पढ़ाई कर रहे हो तो देन इतनी सारी जगहों पे आपको दिक्कत आने वाली है. सो डोंट डू दैट, ठीक है ना. आप यहाँ पे इन फंक्शंस के बारे में ज्ञान लें. हम यहाँ पे इस सेशन को काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और आपके लिए एकदम इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर है ना कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट इज द एम इन एवरी सेशन, है ना. हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन एज वेल. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में रेगुलरली आपके साथ में अब इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूं. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन. क्या क्या करेंगे आज हम यहाँ पे दो फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ऑलराइट, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से शुरू करते हैं. ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली, अगर मैं पूरा इसका यहाँ पे डेफिनेशन बोलूं तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जिसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम लिखते हैं इस तरह के डब्बे के अंदर, ठीक है ना. बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे अगर एक्स लिख दिया है, मतलब हम समझ जाते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है कैलकुलेट होके एफ एक्स को अल्टीमेटली मिलने वाली है. कैसे होती है कैलकुलेशन वो एक बार देखते हैं. बहुत ही सिंपल है यहाँ पर समझना. अगर मैं आपको देता हूं लेटर से कुछ इनपुट, लेटर से मैं आपको देता हूं 2.1 और मैं कहता हूं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, जीआईएफ बताओ, है ना. इसको हम बार बार अब जीआईएफ बोलते हैं क्योंकि ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा टाइम लगता है बोलने में, ठीक है ना. तो जीआईएफ कभी भी अगर बोलें मतलब समझ जाना कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं. सो इसको समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नंबर लाइन, राइट. एंड नंबर लाइन बनाने में बिल्कुल शर्म मत करना. एटलीस्ट इनिशियल टाइम पे, इनिशियल डिस्कशन में नंबर लाइन काफी ज्यादा सपोर्ट करती है आपको इस टॉपिक को समझने में, ठीक है ना. तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने क्या दिया है आपको, 2.1 इनपुट दिया है. सो 2.1 इनपुट आप केवल यहाँ पे खोजने की कोशिश करो कि कहाँ पे होगा, ठीक है ना. सो आई कैन प्रीटी वेल सी कि 2.1 यहाँ कहीं होना चाहिए, जस्ट आफ्टर 2. तो आपको अब यहाँ पर बस इस चीज को बोलना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर इनपुट.
सो वो इनपुट तो खुद इंटीजर है नहीं, तो लेस देन की ही बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप देखते हो कि इससे छोटे कितने इंटीजर्स है, तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 2 भी इससे छोटा है, 1 भी इससे छोटा है, 0 भी इससे छोटा है, लेकिन ये जो इतने सारे इंटीजर्स है उनमें ग्रेटेस्ट कौन है? ये जो इतने सारे इंटीजर्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन है? 2 है। इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या निकल कर आएगा आपका? इसका आंसर 2 निकल कर आएगा। सो 2.1 का GIF कितना होता है? 2 के बराबर होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूंगा 2.9 का GIF कितना होता है, तो ये भी 2 ही आएगा। दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेशन, ऐसे नहीं कि 2.1 को अप्रोक्सीमेटली हमने यहां पे 2 बोल दिया, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.9 का भी GIF कितना आएगा? 2 के ही बराबर आएगा। 2.99 का GIF भी कितना आएगा? 2 के ही बराबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, हमें हमेशा ये देखना है कि हम जहां पर भी हैं, हम जहां भी हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, क्योंकि आपको नंबर लाइन के ऊपर छोटे वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं, तो हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर ढूंढने की कोशिश करनी है और उनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको रिपोर्ट करना है। तो यहां पे 2 आपका इस वजह से आंसर निकल कर आता है। ये नंबर लाइन पे विजुलाइज करके हमें समझ में आ रहा है। लेकिन शायद आप समझ चुके होंगे कि अच्छा ठीक है यार, मेरे पास इसका मतलब किसी भी एक नंबर के अंदर 2 एंटिटीज होती हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मतलब ये इंटीग्रल पार्ट बेसिकली रिपोर्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। जैसे 2.1 का इंटीग्रल पार्ट 2 है, 2.9 का इंटीग्रल पार्ट 2 है, 2.99 का इंटीग्रल पार्ट 2 है, इसलिए यहां पे इन सभी का आंसर जो है 2 के बराबर निकल कर आ रहा है। बस यहां पर क्या होता है, कैजुअली बहुत ज्यादा मत ले लेना इस चीज को, क्योंकि अगर मैं यहां पे नेगेटिव इनपुट देना आपको स्टार्ट करूं तो क्या होगा, या फिर ऐसा करते हैं कि पहले एक इंटीग्रल इनपुट भी ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको देता हूं 3 का GIF कितना होगा, सो 3 का GIF 3 ही होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ, है ना, स्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, I want to stand on this value which is 3 and then I want to look at all the values on the left. So values या integers less than or equal to यहां पर क्योंकि allowed है less than or equal to, तो हम यहां पे equal to वाले integer तक भी यहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब यहां से 0 1 2 3 में से सबसे बड़ा कौन हो गया? 3 हो गया, इसलिए यहां पे GIF 3 कितना आता है? 3 के ही बराबर आता है। What I want to say is कि बस ये डेफिनेशन भी अगर आपको पता है तो आप यहां पे हमेशा सही आंसर निकाल सकते हो, बट गलत निकालना ही चाहो तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। जैसे -1.9 का GIF कितना आएगा? -1.9 का GIF -1 नहीं आएगा, -1.9 का GIF -2 आएगा, है ना। तो गलती करनी है तो डेफिनेटली कहीं पर भी गलती की जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है। अगर मैं लोकेट करना चाहता हूं कि -1.9 कहां है, देन इट हैज टू बी समवेयर हियर, है ना। -1.9 जो है ये -2 के काफी नजदीक है। एंड अब क्योंकि मुझे इसका GIF का वैल्यू बताना है, तो ये क्या कहता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ जो इससे छोटा है या इसके बराबर है। तो इससे छोटे की अगर मैं बात करूं तो -1 कैसे आ सकता है, क्योंकि इससे छोटे वाले वैल्यूज तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। सो -1.9 के लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहली वैल्यू आपको दिखती है वही सबसे बड़ा इंटीजर है, और वो कितना है? -2 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर कितना है? -2 है इसका आंसर, ठीक है ना। सो हमेशा ये मत सोचना कि यार यहाँ पे 2 2 2 लिखा है तो हमने 2 2 लिख दिया, यहाँ पर भी -1 लिखा है तो हम यहाँ पे -1 लिख देते हैं, नहीं। -1 लिखा है तो, लेकिन इसका यहाँ पे जो है डेफिनेशन फॉलो करके -2 आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ऐसे अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी अगर है और वो अगर यहाँ पे इंटीजर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव इंटीजर का भी GIF इंटीजर ही आता है, वही वैल्यू आती है। पॉजिटिव इंटीजर का भी GIF लेने पे वही सेम इंटीजर हमें मिल रहा होता है। ये है हमारे पास में मेन आइडिया GIF के लिए कि हम यहाँ पे अपने आउटपुट जो है वो सही तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। सो नाउ इफ यू कंपेयर इट विद अदर फंक्शंस लाइक लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हमने इतने डिटेल में अभी डिस्कस किया है, तो वहां पर तो देखो आपको वो सब करना पड़ता था, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करके, है ना, कैलकुलेट करके बताना पड़ता था कि इसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पे तो हम नंबर लाइन के ऊपर देखते से ही बता देते हैं कि यार यहाँ पे GIF के आंसर हमारे क्या बनने वाले हैं। मतलब वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ईजी आपके यहाँ पे फंक्शन है वैसे। अच्छा, अब अगर मैं ऑलरेडी इसका जो है वैल्यू निकालना अगर सीख चुका हूं, तो क्या मैं इसके ग्राफ को भी बड़े इजीली समझ सकता हूं? ग्राफ को समझना भी काफी आसान है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे ये सोचो कि अगर मैं इतने अलग अलग इनपुट्स दे रहा हूं लेकिन तब भी मेरे आंसर्स अगर यहां पे सेम आ रहे हैं, मतलब इसके ग्राफ में एक बहुत ही पिक्युलर सी चीज हम नोटिस करेंगे कि कुछ एक इंटरवल में हमारे पास में बार बार आउटपुट सेम ही आएगा। एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताऊं तो आप ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि बताओ यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, है ना, ऐसे करते करते 0.9। इन सभी का GIF कितना आएगा? इन सभी का GIF कितना आना चाहिए? इन सभी का GIF 0 आना चाहिए। मतलब मैं अपना x का वैल्यू इनपुट जो है वो चेंज करते जा रहा हूं लेकिन आउटपुट मेरा चेंज नहीं हो रहा। तो इस चीज को जब आप यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हो तो आपके इसमें ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, कि 0 पे तो आपको 0 मिला है, 0 पे तो आपको 0 मिला है, लेकिन बाद में भी 0 ही मिला है,
जीरो ही मिलते जा रहा है, ठीक है ना, 0.1 0.2 0.3 आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका आंसर ऊपर नहीं जा रहा है, आपका आंसर यहां पे टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचते हो एकदम से उसको क्या लगता है, अच्छा ओके नाउ आई कैन टेक 1 एज द आंसर, 1 का GIF क्योंकि आपका 1 के बराबर होता है, बट अगेन ये अटक जाएगा 1 पे, है ना, और ये 2 तक क्या करेगा, 1 पे ही अटका रहेगा जब तक मैं 2 पे नहीं पहुंच जाता। सो 2 पे जैसे ही पहुंचूंगा मेरा आंसर एकदम से हो जाएगा 2 के बराबर, फिर ये 1 यूनिट तक 3 पे ही अटका हुआ रहेगा, फिर एग्जैक्टली 3 पे जाके फिर ये 3 बनेगा, एंड सेम बेसिकली हैपेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड अगर आप इसके ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्टेयर बने हुए हैं, है ना, इसलिए हम इसको स्टेयर फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी आप इसको कहते हो, ऐसे सीढ़ियां हैं ऐसा हमें लग रहा है, तो हम इसको स्टेप फंक्शन बेसिकली कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, टूटा हुआ ग्राफ आ रहा है, ये चीज ध्यान दो, ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है किस पॉइंट पे, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी हमें शो कर रहा है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे बिल्ड करी कि GIF के आउटपुट्स कैसे हम देखते हैं, हमने ये भी देखा कि इसका ग्राफ अल्टीमेटली आपको कैसा दिखाई देता है, तो ये 1 यूनिट के बाद में इस तरह से स्टेप्स ऊपर जाते हुए आपको नजर आते हैं, ठीक है ना, काफी सुंदर ग्राफ। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज के साथ में फिर यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करने के पोजीशन में आ पाओगे। सो प्रॉपर्टीज भी इसकी एकदम बेसिक सी ही है ना, प्रॉपर्टीज में भी ज्यादा डरावनी नहीं है कोई प्रॉपर्टी। ये क्या कह रहा है कि अगर x + n अगर आपके पास में आ जाता है GIF के अंदर, और n अगर आपका इंटीजर है, तो आप इस इंटीजर को बाहर पुश कर सकते हो, इस इंटीजर को बाहर पुश कर दो। क्या ये ठीक है सोचना, क्या इस सोच में कोई गलती है? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि 3.1 का GIF कितना है, या फिर मैं अगर आपसे बोलता हूं कि व्हाट इज द GIF ऑफ 2 + 1.1, बात तो एक ही है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर तो 3 आने वाला है, लेकिन अगर इस तरह से लिख के अगर मैं 2 पहले बाहर निकाल लेता हूं और फिर 1.1 का GIF देखता हूं, तो क्या अभी भी यहां पे आंसर अल्टीमेटली आपका 3 ही आने वाला है, राइट? मतलब अगर मैं इंटीग्रल क्वांटिटी अगर बाहर खींच रहा हूं GIF में से, तो कोई गलती नहीं है, आप डेफिनेटली खींच सकते हो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, इंटीग्रल क्वांटिटी हम बाहर खींच सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअली वही है, क्योंकि GIF अगर आपने किसी भी क्वांटिटी का ले लिया है तो आपने उस चीज को इंटीजर ऑलरेडी बना दिया है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 3.1 का GIF, तो ये ऑलरेडी 3 बन चुका है, दिखने में लेकिन थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए यहां पे इसको सेकंड प्रॉपर्टी की तरह यहां पे लिख दिया है, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए थोड़ा सा यहां पे इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में। बाकी फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि GIF लिख देने से आपने इसको इंटीजर बना दिया है, तो ये इंटीजर है तो इंटीजर है तो बाहर आएगा। इंटीजर अगर आपका बाहर आएगा तो यहां पे अंदर क्या बचेगा, जैसे ऊपर बचा था GIF ऑफ x, अब वो खुद भी GIF ऑफ x है, इसलिए यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x बन गया, है ना। तो अगर आप यहां पे ऊपर वाली प्रॉपर्टी समझते हैं तो नीचे वाली प्रॉपर्टी भी आपकी इजीली आप समझ पाते हैं। एंड नाउ दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास में जो GIF x का है और -x का है ना, इनको अगर कोई ऐड करके आपसे बोले तो यहां पे 2 ही पॉसिबल आंसर्स आ पाते हैं, या तो 0 आता है या फिर -1 आता है। 0 आएगा अगर इंटीजर है, जैसे आपने यहां पे 2 डाला, सो 2 का GIF 2 होता है, -2 का GIF -2 होता है, दोनों को ऐड करेंगे, सो 2 - 2 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू इनपुट में डालते हैं, लेट अस से 1.9, ठीक है ना, तो 1.9 वाला एग्जांपल अभी हमने पहले भी लिया था, तो वापस इसी को ले लेते हैं कि 1.9 का GIF कितना है, एंड देन माइनस ऑफ 1.9 का GIF कितना है। तो इसका तो आंसर 1 है, लेकिन इसका आंसर कितना है, -2 है ना इसका आंसर, सो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। सो नॉन इंटीग्रल वैल्यू अगर आपकी इनपुट में है तो फिर इन दोनों का एडिशन करके आपको -1 मिलता है, और अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो आपको 0 मिलता है। ये GIF की आपकी प्रॉपर्टी है, राइट। सो इफ आई ट्राई टू अप्लाई इट इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल के बताओ आपके यहाँ पे इस इक्वेशन के क्या होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हमें, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इक्वेशन के अंदर GIF भी दे दिया है, लेकिन GIF जो दिया है वो क्या है, कॉम्बिनेशन में दिया है, x का GIF और -x का GIF, ठीक है ना, x का GIF एंड -x का GIF। अभी अभी हम देख के आए हैं कि इसका आंसर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब केसेस तो बनाने पड़ेंगे। इसका जो आंसर है 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो केस बनाते हैं, यहां पे सबसे पहला केस क्या बनाएंगे कि x आपका लेटेस्ट से इंटीजर है। अगर x आपका इंटीजर है तो आपका जो LHS है वो क्या हो जाएगा, GIF ऑफ x GIF ऑफ -x मिलके ये आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो आप यहां पे वो अपनी इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी यहाँ पे, इसका मतलब x² - 5x + 5 = 0। तो यहां से सॉल्व करके x के आंसर क्या आ गया, -b ± √b²
-4ac/2a, तो दैट हैज गिवन अस x इज इक्वल टू 5 + -√5/2, है ना। ऐसा आपके इसमें यहाँ पे आंसर्स आए हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। क्या कर रहे हो? केस बनाने का रीजन क्या है? केस बनाने का रीजन यह है कि हम अल्टीमेटली चेक भी तो करें ना कि उस केस में लाइक करने वाले आंसर मिले हैं या नहीं। हम सॉल्व कर रहे थे उस सिनेरियो के लिए जहां पे हम ढूंढना चाहते हैं इंटीग्रल आंसर्स। क्या आपको सफलता मिली है? क्या आंसर तो मिला है, लेकिन क्या वो इंटीग्रल है? नहीं है। तो जैसे आप यहां पे इसके अंदर देखते हैं कि यार इसमें कुछ कॉमन है क्या, इंटीग्रल और ये, तो हमारे पास में नहीं है कॉमन कुछ भी, ठीक है ना। मतलब ये हो जाएगा आपका रिजेक्ट, मतलब यहां से आएगा हमारे पास में नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आया आपके पास में, क्योंकि आपको दोनों की बात माननी पड़ेगी। जो केस है उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा ना यार, उसके बाद ही आप पहला स्टेप कर पाए थे, समझ रहे हो। वैसे ही आप यहां पे देख सकते हो कि यार दूसरा केस बनाया जा सकता है। दूसरे केस में एक्सपेक्ट करते हैं चलो कुछ अच्छा यहां पे रिजल्ट निकलेगा। सो केस 2 आपका यहां पर बनता है जब आपका x इंटीग्रल नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो हम जानते हैं कि x का GIF और -x का GIF लेके साथ में हमें -1 लेना चाहिए। ये हमें समझ में आता है। तो आपकी इक्वेशन यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो x² - 5x + 5, इसके साथ में -1 आएगा इक्वालिटी में। ये आपका -1 हो गया। -1 इस तरफ भेज दो, -1 अगर इस तरफ भेजते हो तो आपके इसमें x² - 5x + 6 ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये x - 2 × x - 3 आपका 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू आ गई यहां से 2 और 3 के बराबर। क्या करें फिर? यहां पर भी दिक्कत है ना यार। हम सोच रहे थे कि हम वो आंसर्स ढूंढना चाहेंगे जो इंटीजर्स नहीं हैं, समझ रहे हो, जो इंटीजर्स नहीं हैं, लेकिन आपको जो मिले वो तो इंटीजर्स है ना। तो फिर से यहां पे इंटरसेक्शन की अगर बात होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यहां से भी हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको यहां पर केसेस के साथ में सॉल्व करना है। सो ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए हैं इस क्वेश्चन में? एक भी नहीं, एक भी वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं क्या? यस, कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में हमें हेल्प करती हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज अगर आपको सॉल्व करनी है तो वैसे फिर से यहां पे इनको बहुत ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है ना। क्योंकि आप यहां पे ध्यान से देखो, कहीं कहीं पे इक्वालिटी है, कहीं पे इक्वालिटी नहीं है, कहीं पे लेस देन का साइन है, कहीं पे ग्रेटर देन का साइन है, कहीं पे n है, कहीं पे n+1 हो गया है, ठीक है ना। तो इसको रटने की कोशिश करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए अभी यहां पे जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है। क्या समझा रहा हूं ध्यान से देखो। अगर आपको कोई इनइक्वालिटी ऐसी मिलती है, अगर आपको कोई ऐसी इनइक्वालिटी मिलती है कि GIF इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, आपको सॉल्व करके बताना है। लेट मी से टेक सम एग्जांपल 0 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर कोई नंबर्स ही होंगे, राइट। सो मुझे अगर कोई मिलता है यहाँ पे इस तरह से सिनेरियो, सबसे पहला वाला सिनेरियो लेते हैं विच इज बेसिकली हाउ मच। फर्स्ट सिनेरियो इज GIF का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेते हैं, चलो। सो इफ आई हैव टू डिस्कस समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो सोचो GIF लेने के बाद मुझे 2 या 2 से बड़ी क्वांटिटी चाहिए। GIF लेने के बाद तो मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं? क्या मैं 1.5 डाल सकता हूं? क्या नहीं डाल सकता ना। 1.5 का GIF तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या 1 बड़ा है 2 से? नहीं है। क्या मैं 2.5 डाल सकता हूं? डाल सकता हूं। 2.5 का GIF 2 आएगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है ना, इसलिए डाल सकता हूं। 2.5 डालने में कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 4.5 6 10 ये बड़े वाले क्वांटिटीज तो डेफिनेटली डाल सकते हैं। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, मतलब क्या है कि x आपको अलाउड है 2 या 2 से बड़ा कुछ भी ले लो। दैट्स वाई दिस रिजल्ट कि GIF ग्रेटर देन और इक्वल टू n का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू n ही होता है। लेकिन अगर मैं सेकंड सिनेरियो यहां पर लेके चलता हूं कि आपका जो GIF है उसको आपको ना लेस देन और इक्वल टू 2 करवाना है। अगर आपको GIF की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 करवानी है तो आप क्या कर सकते हो? 2 या 2 से कम करवानी है आपको। क्या आप यहां पे 1 इनपुट डाल सकते हो? ऑब्वियसली डाल सकते हो। 1 का GIF 1 बनेगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 2 चलेगा आपको। 1.5 चलेगा क्या? 1.5 हाँ चलेगा। 1.5 का GIF भी 1 होता है, 1 लेस देन और इक्वल टू 2 एकदम सही है। क्या मैं 2 ले सकता हूं? क्या 2 भी ले सकता हूं, क्योंकि 2 का GIF 2 होता है। क्या मैं 2.5 भी ले सकता हूं? वो भी ले सकता हूं, क्योंकि 2.5 का GIF 2 बनता है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 अभी भी चल रहा है। मैं 2.9 भी ले सकता हूं। क्या मैं 3 ले सकता हूं? या मैं 3.1 ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि 3 का GIF 3 हो जाएगा। 3 लेस देन और इक्वल टू 2 रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आप कहां तक जा सकते हो?
ऑलमोस्ट 3 को टच करने तक आप जा सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते और उसके आगे तो बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसका जो कंक्लूजन आता है वो क्या है कि x हैज टू बी लेस देन 3। तो यहां पे क्या हुआ है, पहले तो लेस देन और इक्वल टू था, यहां पे केवल लेस देन हो गया है, और यहां पे 2 था, यहां पे 2+1 हो गया है, ठीक है ना। यहां पे लेस देन का साइन आ गया और ये n+1 हो गया, इसलिए इसको याद मत करो। ये एक्चुअली इस तरह से अप्लाई करना नंबर लाइन को सोचते हुए ये ज्यादा आसान है, ठीक है ना। नंबर लाइन को सोच के यहां पर मैं क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व करवाऊंगा तो आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, x का GIF ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं 2 ग्रेटर देन 2 बोलता हूं तो क्या होगा, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे केवल ग्रेटर देन का साइन है। अगर मैं GIF की वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहता हूं तो क्या मैं 2.5 डाल सकता हूं इसके अंदर? नहीं डाल सकता, क्योंकि 2.5 डालने में दिक्कत क्या है कि उसका GIF तो 2 आता है। अब यहां पे इक्वल टू नहीं लगाया तो 2 ग्रेटर देन 2 तो गलत स्टेटमेंट है। सो 2.5 नहीं चलेगा, 3 या उसके आगे के आंसर हमें चलेंगे, समझ रहे हो। तो इसका आंसर निकल कर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सेम थिंग बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर कि यार ये ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया और ये n की जगह n+1 हो गया। रटना क्यों है लेकिन, ठीक है ना। प्रॉपर्टी सही लिखी है जो भी लिखी है, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है बेटा, ठीक है ना। मुझे अगर चाहिए GIF की वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए, GIF की वैल्यू अगर लेस देन 2 होना चाहिए तो भाई मैं तो बस 2 से छोटा क्वांटिटी डाल देता हूं उसके अंदर, क्योंकि जैसे ही 1.9 भी डालता हूं ना तो भी वो 1 पे गिरेगा, तो 1 लेस देन 2 मुझे चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज x लेस देन 2, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका रिजल्ट आएगा x लेस देन 2। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं नंबर लाइन के ऊपर, हम यहाँ पे है ना इस तरह से डिस्कशन करके वैसे भी सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करके देखते हैं एक बार इस तरह के क्वेश्चन में। किसी चीज का GIF आपको -3 और 3 के बीच में चाहिए, ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। तो जो भी क्वांटिटी है मैं उससे ज्यादा परेशान नहीं हो रहा, किसी तो क्वांटिटी का GIF का डिस्कशन चल रहा है। मैं इंटरेस्टेड किसमें हूं ज्यादा कि यार ये -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। सम क्वांटिटी विथ इट्स GIF टेकन हैज टू लाई बिटवीन -3 and 3, ऑलराइट। अच्छा, तो GIF लेने के बाद में मैं -3 या उससे बड़ा रहना चाहता हूं, -3 या उससे बड़ा रहना चाहता हूं, तो मैं यहां पे ऑब्वियसली हर एक बड़े इनपुट को अलाउ कर दूंगा, है ना। मैं अगर यहां पे देखता हूं तो इफ आई एम इंक्लूडिंग -3 ऑन द राइट, तो उसका GIF यहां पे क्या आ जाएगा, -3 से तो देखो बड़ा ही आ जाएगा, है ना। -2.9, -2.5, -2.1, -2, -1.9, ये जितने भी इनपुट्स हैं इनका GIF लेके जो भी आ रहा है -3 से तो देखो बड़ा ही आएगा या बराबर आ सकता है। लेकिन अगर मैं 3 की तरफ जाता हूं तो 3 की वैल्यू भी क्योंकि यहां पर मैं इंक्लूड कर सकता हूं एज GIF, ठीक है ना। तो क्या मैं 2.1 ले सकता हूं? हाँ, 2.1 तो ऑब्वियसली ले सकता हूं क्योंकि 2.1 का GIF आपका 2 बनेगा विच इज लेस देन 3। मुझे यही देखना है कि यार ये जिस भी चीज का GIF आ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, जिस चीज का GIF आ रहा है अब उसको छोड़ो, GIF का आंसर मुझे 3 से छोटा चाहिए, तो वो चीज कहां तक जा सकती है, मैं कहां तक उसको स्ट्रेच कर सकता हूं, ये सोचो। तो इस बार आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली 3.1 भी यहां पे अगर आप डालते हो GIF के अंदर, ये पूरी क्वांटिटी अगर 3.1 के बराबर बनती है देन स्टिल इट इज ओके फॉर मी, क्योंकि ये 3 बनेगा। सो ये 3 लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो ये क्वांटिटी क्या है अभी इससे परेशान मत हो, वो क्वांटिटी क्या क्या बन सकती है क्योंकि अभी हम उसके ऊपर नोटिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी क्या 3.1 बन सकती है? यस, बन सकती है। क्या 3.5 बन सकती है? बन सकती है। 3.5 का भी GIF क्योंकि 3 होता है, मतलब कहां तक हम जा सकते हैं, हम एक्चुअली यहां पे 4 बट इंक्लूड नहीं कर सकते, बट 4 तक टच करने की कोशिश कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहां पे आप या तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करने की सोचो, विच आई डोंट प्रिफर। मैं तो यहां पे हर क्वेश्चन में इस तरह से नंबर लाइन को एनालाइज करके हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिखना प्रीफर करता हूं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखूंगा, मैंने नंबर लाइन के ऊपर एनालाइज कर लिया कि ये जो भी इनपुट है मेरा वो कहां से कहां तक हो सकता है। मैंने एनालाइज किया कि ये जो भी इनपुट है मेरा जो GIF के अंदर जा रहा है ये कैसा होना चाहिए, ये 4 से छोटा होना चाहिए एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होना चाहिए। यहां पे इंक्लूड कर सकता हूं, वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। और जैसे ये आता है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, थ्रू आउट -4 कर लो, यहाँ -7 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके यहाँ पे -7/2 आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। सो -7/2 को इंक्लूड करते हुए आप 0 तक जा रहे हो, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, राइट। सो इस तरह से आप यहां पे अपने एनालिसिस के साथ में आगे बढ़ो तो आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड फंक्शन ऑफ द डे। सेकंड फंक्शन इज बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये रिलेटेड है, जो आपका GIF फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये रिलेटेड फंक्शंस हैं। इनमें रिलेशन हम बता पाएंगे, देखो यहां पर हम रिलेशन बताने की कोशिश भी कर रहे हैं।
एंड रिलेशन की मदद से आप यहाँ पे आंसर्स भी निकाल सकते हो, है ना। रिलेशन एक्चुअली देखने में ज्यादा अच्छा पता है क्या लगता है कि आप इसको इस तरफ भेजो तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे कि थोड़ा इंट्यूशन भी है हमें यहाँ पे कि यार कोई सा भी एक नंबर है तो उसके अंदर दो एंटिटीज हैं, एक उसका इंटीग्रल पार्ट है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, दोनों को साथ में लेके ही तो वो नंबर बन रहा है, राइट। दोनों को साथ में लेके ही वो नंबर बन रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इस तरफ भेज दिया क्योंकि हमने GIF को पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। तो अगर हमें ये आता है तो इसकी मदद से ऑब्वियसली हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी अब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अगर करना चाहो तो बिना इतना सोचे भी कर देते हो, इसलिए यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स में लेके बताना चाहूंगा कि कहाँ गलती हो सकती है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे एक एक एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट बताओ मुझे 1.1 का कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 यहाँ पे आप बताओगे। 1.9 का कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.9 आप यहाँ पे बताओगे। 2.0 का कितना होगा, मतलब 2.0 ना लिखते हुए मैं अगर इसको लिखता हूँ, अगर केवल 2 का यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो यहाँ पे 0 बताने में दिक्कत तो नहीं है, राइट। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि मैं यहाँ पे अगर कुछ इनपुट्स अगर आपको देता हूँ, ठीक है ना, तो आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट काफी इजीली निकाल पा रहे हो। आइडियली तो क्या करना चाहिए आपने, आइडियली डेफिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। फिर बोलना चाहिए कि इसका GIF कितना है 1, ये खुद कितना है 1.1, उसका GIF कितना है 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 0.1, है ना। तो यहाँ पे मैंने 0.1 लिख दिया। फिर ऐसे ही 1.9 के लिए अगर मैं करूंगा तो नंबर क्या है 1.9, GIF कितना है 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 0.9, इसलिए यहाँ पे 0.9 आपका आंसर निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइडियली तो ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी ये कर नहीं रहा है ना, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है डेसिमल के बाद वाला क्वांटिटी है, ऐसा कहीं ना कहीं फीलिंग आ रहा है, राइट। गलत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा शायद सही भी नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं अब आपको इनपुट देता हूं, लेट अस से कि -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, -0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0.1 आता है। कितना आता है, 0.1 आता है। 0.9 तो बिल्कुल नहीं आएगा, और -0.9 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। इट इज नॉट अ नेगेटिव फ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, राइट। सो अगर आप यहां पे लेकिन अप्लाई करते हैं अपनी डेफिनेशन कि यार मैं क्या करना चाहूंगा, -0.9 जो मेरा नंबर है, इस नंबर में से इसी नंबर का जो GIF है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, तो इस नंबर का GIF एक्चुअली क्या बनता है, इस नंबर का GIF आपका बनता है -1 के बराबर। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड इस वजह से 0.1 कैलकुलेशन करके आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, ये डेफिनेशन आना जरूरी है, क्योंकि अगर गड़बड़ हो रही है कुछ तो हम यहाँ पे उस पॉइंट पे एटलीस्ट अपना आंसर निकालने के लिए, फ्रैक्शन पार्ट का आंसर निकालने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करना चाहेंगे, ऑलराइट। लेकिन अभी हर बार यूज करना उतना कन्वीनियंट भी नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। तो इसका एक तोड़ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको पॉजिटिव इनपुट मिलेगा तो जो आपको डेसिमल के बाद में दिख रहा है वही आपका फ्रैक्शन पार्ट है, सिंपल एकदम। कुछ भी लिख दूं यहां पे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके अंदर 237.59 लिख दूं तो 0.59 आपका फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है ना। ऑलराइट। सो जो भी आपके डेसिमल के बाद वाली क्वांटिटी है वो आपका फ्रैक्शन पार्ट बन जाएगा उस क्वांटिटी का, उस नंबर का। नेगेटिव जब भी आता है तो आप हमेशा यहां ध्यान दें कि पहली बात तो आपके पास में है ना, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, राइट। इफ आई टेक लेट अस से वन मोर एग्जांपल व्हिच इज लेट अस से -2.7, ऐसा कुछ ले लेते हैं, -2.7। मैं इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना चाहता हूं। सो पहली बात तो इस नंबर को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये नंबर एक्चुअली कैसा है आपका, ये नंबर आपका बेसिकली क्या ऐसा है -2 एंड 0.7 नहीं, राइट। -2 के साथ में 0.7 नहीं, -2 के साथ में -0.7 है, ओके, राइट। क्योंकि ये -2 के साथ में -0.7 है, तो अब यहां पे हुआ क्या है कि हमें इसको ही सही तरीके से लिखना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर +1 -1 करवा सकते हैं। -1 यहां करवा लो, +1 यहां करा लो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी क्वांटिटी वही है। आपने बस क्या किया है ना, एक्स्ट्रा उसको लिखते समय -1 +1 करा लिया है, तो यहां से ये हो गया है -3 और ये हो गया है आपका बेसिकली 0.3। अभी भी आंसर आपका वही निकलेगा, -2.7 के बराबर ही निकलेगा। बट रादर देन डूइंग -2 एंड -0.7 वी आर सेइंग कि हम इसको -3 एंड 0.3 ऐसे इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इनफैक्ट इंटीग्रल पार्ट भी यहां पे अब जो देख रहे हो ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसकी GIF की वैल्यू जो है -3 ही आती है, ऑलराइट। सो अगर आपको नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए कोई हैक चाहिए डायरेक्टली यहां पर, अगर आप अपने फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताना चाहते हैं, तो आप पहले ये देख लें कि उसके अंदर डेसिमल वाली क्वांटिटी कितनी है। जैसे यहाँ पे 0.9 है ना, राइट। सो 0.9 बेसिकली आपका गड़बड़ है, इसके अंदर क्या करो आप, पहले तो इसको -0.9 बोलना स्टार्ट करो,
और माइनस ऑफ 0.9 क्योंकि नेगेटिव फ्रैक्शन आपका नहीं हो सकता है, इसलिए आपको +1 करना है, राइट। यहां पे भी मैं इसके 2 टुकड़े करता हूं तो इसके अंदर -2 एंड माइनस ऑफ 0.7 है, -2 एंड -0.7 है, फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं हो सकता तो +1 करके करेक्ट आंसर आएगा। सो 1 - 0.7 मतलब 0.3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। सो अगर आप ये करते हैं तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड थोड़ा क्विकर तरीका है यहाँ पर अपने सही आंसर तक पहुंचने का। ओके, ये जो डेसिमल के बाद वाली क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से, वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का बना के देता है। नाउ इफ आई अंडरस्टैंड की कैलकुलेशन कैसे होती है तो क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं? डेफिनेटली बना सकता हूं, और इसका ग्राफ जो आता है वो एक पीरियोडिक ग्राफ आता है। इस फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो कैसा है? एक पीरियोडिक ग्राफ है। पीरियोडिक मतलब क्या है कि एक एक इंटरवल के बाद में, जैसे साइन फंक्शन का भी ग्राफ पीरियोडिक होता है, एक एक इंटरवल के बाद में आप अगर नोटिस करते हो तो आपको सेम ग्राफ रिपीट होते हुए मिलेगा। तो इसका पीरियड कितना है? 1 यूनिट के बराबर है। 0 से लेकर 1 में आपने जितना बना दिया उतना ही बार बार आपको मिलेगा। आपका आंसर भी हमेशा कहां से कहां तक रहेगा? जीआईएफ का, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर कहां से कहां तक रहेगा? फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आपका हमेशा ही 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहने वाला है, राइट। देखो जरा ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.1, सबका ही तो आंसर 0.1 है। इनफैक्ट अभी हमने नेगेटिव वाली भी बात डिस्कस करी है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 0.9, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 1.9, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 2.9, ठीक है ना। ये भी सारे के सारे आपके क्या है? 0.1 के ही बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो सब के सब 0.1 ही आंसर आपको निकाल के दे रहे हैं। 0.1 डाल के भी 0.1 आया, 1.1 डाल के भी 0.1 आया, 2.1 डाल के भी 0.1 आया, 3.1 डाल के भी 0.1 आया, -0.9 डाल के भी 0.1 आया, -1.9 डाल के भी 0.1 आया, ठीक है ना। तो आपके एक एक इंटरवल के बाद में सेम हाइट पे आपके वैल्यूज बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। एंड दिस विल कैरी ऑन फॉर ऑल अदर वैल्यूज एज वेल। तो 0 से लेके 1 के बीच में जितना भी आपने बना दिया है उतना ही बार बार आप चिपका सकते हैं और आपको पूरा ग्राफ यहां से मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है फिर से इंटीग्रल पॉइंट्स को नोटिस करना जहां पे ग्राफ आपका टूटता है, राइट। एग्जैक्ट इंटीजर डालने पे आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो डॉटेड लाइन है जहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफ एक्चुअली वहां तक कभी भी पहुंच नहीं पाता है, इसलिए यहां पे देखो ओपन इंटरवल लगा है। एग्जैक्टली 0 बन सकता है फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं बन सकता, ठीक है ना। इसलिए यहां पे हॉलो सर्कल है और नीचे आपके क्लोज्ड सर्कल है। यहां पे सर्कल कुछ ज्यादा ही बड़े बनाए हैं ताकि वो ग्राफ में आपको स्क्रीन पे दिख पाए, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पे क्लियरली दिख पाए इसलिए इनको इतना बड़ा बड़ा बनाया है। अदरवाइज तो क्या होगा? एक डॉट होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए तो आपको अगर यहाँ पे अब ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है तो हम यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको नोटिस करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर है तो हमारे लिए यूजलेस है वो इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर वही आएगा जो एक्स का आंसर आ रहा था, क्या ये बात सही है? 0.1 का जो आया है आंसर वही 1.1 का है, वही 2.1 का है, वही 3.1 का है। ये इंटीजर हमने ऐड कर दिया, उसके अंदर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंटीजर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर हटा दो यहां से, ये वेस्ट है। ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगेन वेरी इजी प्रॉपर्टी टू एनालाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? ऑब्वियसली हमारी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वही यहां पे वापस हमने लिख दी, थोड़ा सा यहां पे रीअरेंज करके लिख दिया है बस, कि फ्रैक्शन पार्ट और जीआईएफ मिला के आपको क्या मिलता है? यहाँ पे एक्स के बराबर वैल्यू देते हैं। एंड वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी यहां पर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं जो हमने जीआईएफ में भी करी थी, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इनका जो एडिशन है वो हमेशा किसके बराबर आता है? 0 आएगा अगर आपके पास में इंटीजर है तो, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो ये दोनों ही 0 क्रिएट कर जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, नेगेटिव इंटीजर का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, दोनों 0 को ऐड करके 0 ही बनेगा। सो इंटीजर वाला तो बहुत ही केस आसान है। जो नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट, जो आपका सॉरी नॉन इंटीग्रल वाले यहां पर आपके डिस्कशंस हैं, वो एक बार रिकॉल करके देखो जो हमने यहां पे किया है। अभी शायद 1.9 के साथ में किया था, 2.7 के साथ में किया था इस बार, राइट। सो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन माइनस ऑफ 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। इसका आंसर क्या आता है? 0.7 आता है, लेकिन इसका आंसर क्या आता है? 0.3 आता है। सो दोनों को मिला के क्या बना है? यहाँ पे 1 बना है, राइट। सो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना, एक्स और माइनस एक्स का फ्रैक्शन पार्ट का एडिशन हमेशा 1 आएगा इफ द इनपुट इज नॉट इंटीजर। ऑलराइट, सवाल लेकिन कुछ अलग ही है। सवाल देखो काफी इंटरेस्टिंग है। सवाल में क्या बता रहे हैं? 3 टाइम्स ऑफ जीआईएफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स अगर आपका 1 के बराबर है तो सॉल्व करके बताओ इक्वेशन ऑफ जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे सॉल्व की जाती है सीखेंगे यहां पे, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये बोलते हैं कि यार एनालाइज करना ना जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट को ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू एक्स। तो यहां पे हम एक्स को ही चेंज कर देना चाहते हैं, हम एक्स को ही चेंज कर देना चाहते हैं इन दोनों टुकड़ों की मदद से, राइट। सो वी डोंट वांट दैट एंटिटी इन आवर डिस्कशन। सो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जीआईएफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ एडिशन ऑफ जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। ऐसे यहां पे कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जीआईएफ एक्स्ट्रा आ गया तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जीआईएफ। उसके साथ में यहां से आपके पास में 2 फ्रैक्शनल पार्ट और आ गए तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट और इक्वल टू 1। बेटर तो लग रहा है। देखो जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर 3 ऐसे लग रहे थे कि चीजें नहीं पता, अब इसके अंदर 2 ही चीजें नहीं पता ऐसा लग रहा है। लेकिन अब प्रोसीड कैसे करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी ऑलवेज एंड ऑलवेज आइसोलेट फ्रैक्शनल पार्ट। कि फ्रैक्शनल पार्ट कितना है ये देखने की मैं कोशिश करता हूं तो ये क्वांटिटी उस तरफ जाएगी तो 1 - 5 टाइम्स ऑफ जीआईएफ और नीचे आपके इसमें 4 आ रहा है, ठीक है ना। ऑलवेज डू दिस स्टेप। व्हाई शुड वी डू दिस स्टेप? अगेन दिस प्रॉपर्टी बिकॉज वी नो कि फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमेशा 0 और 1 के बीच में ही हो सकता है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द वैल्यूज ऑफ जीआईएफ। जीआईएफ की कोई भी वैल्यू अगर आप अज्यूम कर रहे हो, बेटा ध्यान देना, कोई ना कोई इंटीजर ही अज्यूम करोगे ना। जीआईएफ का वैल्यू, ये नहीं बोल रहा हूं कि हम एक्स क्या ले रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जीआईएफ का जो आंसर आया फाइनली वो क्या क्या आ सकता है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, कोई ना कोई इंटीजर बोलोगे, राइट। सो पहला केस मैंने यहां पर लिया है कि जीआईएफ का जो आंसर है वो 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है फॉर सम पर्टिकुलर इनपुट एक्स तो क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करके फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ जाएगा विच इज 1/4। लेकिन अगर आपके पास में जीआईएफ का आंसर 0 आया और फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 1/4 आया है तो इनके एडिशन को ही तो x कहते हैं, इनके एडिशन को ही तो x कहते हैं। मतलब x = 1/4 डेफिनेटली यहां पर आपका सेटिस्फाई होगा। लेकिन क्या ये एकमात्र केस है? क्या मैंने और भी यहां पे केसेस नहीं सर्च करना चाहिए? जैसे यहां पर आपका ऑलरेडी सेकंड आंसर तो आ ही रहा है, क्या और कुछ नहीं हो सकता है क्या? एक बार करके देखते हैं। जीआईएफ की वैल्यू 1 लेने में कोई दिक्कत थी क्या? जीआईएफ की वैल्यू 1 लेने में कोई दिक्कत है? अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं तो आपके पास में जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्रिएट होता है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका -1 के बराबर 1 लेने पे। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू नेगेटिव और वो भी 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप यहां पे 2 ले लोगे तो और भी ज्यादा -9/4 बनेगा, है ना। यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दिस अलाउड लिमिट। और नेगेटिव तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए होता, आप नेगेटिव बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, कहां से कंपेयर करके आपका वैल्यू निकलेगा। सो ये कॉम्बिनेशन कभी भी वैलिड ही नहीं हो पाएगा आगे चल के। लेकिन आप बोल सकते हो कि सर नेगेटिव वैल्यूज को एक बार चेक करके देखते हैं, -1 को एक बार चेक करके देखूं। अगर मैं -1 यहां पे अगर मैं डालता हूं तो फिर से यहां पर आपको जो जीआईएफ का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मिल रहा है सिंप्लीफाई करके वो हो जाएगा 3/2 के बराबर। वो अब इस तरफ वाली बाउंड्री को क्रॉस कर गया, है ना। पहले 0 के पीछे मतलब नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही थी, अब 1 के बाद में मतलब आपको फिर से बाहर वाला क्वांटिटी मिल रहा है जो अलाउड ही नहीं है। सो नाउ दिस कंफर्म्स कि अच्छा इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू माइट गेट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इसलिए चेक मैंने किया है, राइट। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में जरूरी था चेक करना, बट इन जनरल चेक करना चाहिए। क्लियर है क्या? इन जनरल हमने चेक करना चाहिए कि कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही, ठीक है। बढ़िया था ना सवाल, थोड़ा एनालिसिस वगैरह इसके अंदर चल रहा है। एंड नाउ लेट अस लुक एट वन क्वेश्चन जो एक्चुअली आपके पेपर में आता है। इनफैक्ट इस तरह का सवाल आपके जेईई में एक्चुअली आ चुका है। और हम यहां पे हर एक वीडियो के एंड में कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ में एक एक्चुअल जो यहां पे सिनेरियो क्लास 12th में जो बनेगा वो डिस्कस करें, ताकि आपको एक ग्रोथ भी फील हो, है ना, कि यार किस तरह के सवाल हम बेसिकली आगे चल के देखने वाले हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या दिया है कि हम यहां पे डोमेन निकाल रहे हैं और डोमेन निकाल के यहां पे कुछ इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर हमें कमेंट करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब अल्टीमेटली पहले तो डोमेन फाइंड करो, बाकी सारा काम बाद में हो जाएगा। डोमेन फाइंड करना है। अब यहां पे देखो 2 चीजें हमें ध्यान देनी है और ये सारी चीजें काफी इजीली आप पकड़ लोगे जैसे आप यहां पे डोमेन की बात करना स्टार्ट करोगे। प्रॉब्लम क्या आता है कि उस चीज को पकड़ने के बाद में जो सॉल्यूशन होता है वो करने में बच्चों को दिक्कत आती है। वो हमने आज की वीडियो में लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, राइट। सो जैसे मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि देखो अनरूट फंक्शन है। अनरूट फंक्शन की तो हमने यहां पे बात कई बार कर ली है कि यार इसको हम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी ही पकड़ाते हैं। इसको नेगेटिव इनपुट देंगे तो बुरा मान जाएगा, तो इसको नेगेटिव इनपुट नहीं देना है। तो ये जो भी इनपुट है
ये कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो भी इनपुट है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एंड दिस टाइम अराउंड वी कैनॉट इवन टेक इट इक्वल टू 0, ऑल्दो अंडर रूट विल नॉट माइंड getting 0 as input, but if under root will get 0 as input, it will return 0 as output, and that output will create 1 by 0. So that's why this time around equality cannot be included in our answer. समझे क्या? Equality को हम अभी के लिए sacrifice करते हैं, बस इतना ही अलाउ करेंगे। अच्छा, अब ये चीज हो गई डोमेन का डिस्कशन खत्म। इस पॉइंट पे डोमेन का जो लॉजिक था कि अंडर रूट क्या बोलता है एंड डिनोमिनेटर में यहां पे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज डोमेन वाले थॉट के साथ में एकदम अलाइन करती है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक जीआईएफ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ रहा है। यही तो करते आना चाहिए, जीआईएफ इनइक्वालिटी। अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप यहां पे लेट कर सकते हैं, जीआईएफ की जगह टी डाल सकते हैं। इफ यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो ये काम करते हैं, क्या दिक्कत है। सो टी के ऊपर अगर मैं यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता हूं, राइट, सो ये क्या आ जाएगा, फैक्टराइज करके ये हो जाएगा t-3 इंटू t+2, एंड ये आएगा आपका ग्रेटर देन 0, और आपका जो यहाँ पे वेवी कर है उसके अंदर -2 एंड 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, प्लस माइनस प्लस आएगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि आपका जो t है ना, उसकी वैल्यू या तो 3 से बड़ी हो या फिर -2 से छोटी हो। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इस बात का ख्याल रखना। सो मेरे पास में दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहाँ पे कि t का वैल्यू, राइट, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि t का वैल्यू मेरा लेस देन -2 हो जाए। t का वैल्यू, जो t क्या है अल्टीमेटली आगे चल के जीआईएफ है, सो जीआईएफ का वैल्यू मेरा लेस देन -2 हो जाए। और जीआईएफ अगर मुझे लेस देन -2 चाहिए, देखो यही छोटी छोटी बातें तो हमने डिस्कस करी है। -2 से छोटा अगर आपको जीआईएफ चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर लाइन के थ्रू ही तो यहां पे करना सीखे हो, तो वापस नंबर लाइन बना लो, कितना टाइम लगता है। -2 के पीछे ही जीआईएफ का आंसर आना चाहिए। तो क्या मैं -1.5 इमेजिन करूंगा क्या एज वन ऑफ द पॉसिबल इनपुट्स? -1.5 का जो जीआईएफ है वो एग्जैक्टली -2 होता है। सो क्या -2 लेस देन -2 करेक्ट है क्या? नहीं। लेकिन क्या मैं -2.1 अपने आंसर में ले सकता हूं? -2.1 इनपुट डालूंगा तो इसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। -3 लेस देन -2 एकदम बढ़िया है, चलेगा हमें, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि आपको जो x है ना उसको लेस देन -2 रखना पड़ेगा। सो एवरीथिंग विल परफेक्टली वर्क आउट, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू को -2 से छोटा रखो। इक्वालिटी नहीं है, इस बारे में ध्यान रखें, यहां पे कोई इक्वालिटी नहीं है। ऑलराइट, अगर मैं नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करता हूं तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या है हमारे पास में कि t कैन बी ग्रेटर देन 3। t क्या है? आपका जीआईएफ है, जीआईएफ की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अच्छा, फिर से याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 मार्क कर लो नंबर लाइन के ऊपर, जो भी नंबर है उसके एक आगे पीछे मार्क कर लो, मतलब एनालाइज करने में आसानी रहती है। सो नाउ टेल मी दिस, मुझे चाहिए कि मेरा जीआईएफ का जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ा रहे। तो क्या यहाँ पे 3.5 चलेगा? मुझे नहीं चलेगा, 3.5 भी नहीं चलेगा, 3.9 भी नहीं चलेगा, 4 या उसके बड़े वाली क्वांटिटी चल जाएगी, 4 या उससे बड़ी वाली क्वांटिटी चल जाएगी, है ना। ये इसका कंक्लूजन हमारा निकल रहा है यूजिंग द नंबर लाइन। यहां से इंक्लूडिंग दिस अगर मैं आगे जाता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो कन्वर्जन क्या है इसका कन्वर्जन आता है आपका कि x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इन दोनों चीजों को अगर मैं यहां पे अब एक साथ लिखता हूं तो मुझे x के ऊपर क्या इंटरवल आ रहा है वो पता चल रहा है, और जो x के वैल्यूज होते हैं वही डोमेन होते हैं। सो लेट अस प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन ए नंबर लाइन एंड लेट अस सी कि अब कौन से ऐसे वैल्यूज हैं, कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं जो हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, राइट। सो -2 -1 0 1 2 3 4 तो इंक्लूडेड है हमारे आंसर में, और राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है वो सब भी इंक्लूडेड है। मतलब आगे के नंबर्स तो गए, ये हमारे डोमेन में लाई करने वाले नंबर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पीछे देखता हूं तो -2 को तो देखो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, और मैं इसके पीछे वाले सारी चीजें लेना चाहता हूं। मतलब -3 एक्चुअली हम ले चुके हैं डोमेन में, ठीक है ना, -3 हमारे डोमेन में है। सो डोमेन के बाहर क्या क्या रह गया है? -2 -1 0 1 2 एंड 3 रह गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आपको डोमेन के बाहर मिल रहे हैं, ठीक है ना। 6 वैल्यूज आपके डोमेन के बाहर हैं, बाकी सारे वैल्यूज आपके डोमेन के अंदर है, बाकी सारी इंटीग्रल वैल्यूज आपके डोमेन के अंदर है, ऐसा हमने कहना चाहिए, ठीक है। So with that we have discussed all the important ideas related to these two functions. क्या क्या डिस्कस किया है हमने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
इनकी वर्किंग कैसी होती है, इनका ग्राफ कैसा होता है, इनके ऊपर अगर कभी आपको इक्वेशंस इनइक्वालिटीज मिलती है तो उनको अप्रोच कैसे करना होता है, नंबर लाइन के ऊपर थॉट यहाँ पे कैसे जनरेट करते हैं, सारी ही चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस करी है। एंड नाउ यू हैव अ वेरी गुड बेस। आपके उसमें वेवी कर्व है, आइडिया ऑलरेडी डिस्कस्ड, मॉडुलस फंक्शन का आइडिया ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लॉगरिथमिक फंक्शन का आइडिया ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एंड नाउ जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट भी डिस्कस्ड है। ये जो आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, अगर आपको कभी भी आगे मिलते हैं क्लास 12 के कैलकुलस में, आपको एटलीस्ट इस वजह से दिक्कत नहीं आएगी कि आपको इन फंक्शंस के बारे में नॉलेज कम है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम आगे अपना डिस्कशन बढ़ाएंगे और भी नए टॉपिक्स के साथ में आपके साथ में यहाँ पे हम मिलते रहेंगे। एंड स्टे कनेक्टेड, प्रैक्टिस करते रहो, है ना, एंड कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पर सारे टॉपिक सीखते रहो। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, एक्यूरेसी बढ़ा लेता है, नंबर ले आता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लेकिन अगर आपके वीक रह जाते हैं तो आप यहाँ पे बाकी काम कितना ही कर लो, आपको मैथ्स में कभी भी उस लेवल पे सक्सेस नहीं मिल पाती है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है ना, तो विद दैट थॉट लेट्स एंड अवर टुडेज सेशन। सी यू गाइस लेटर, टेक केयर, बाय बाय।